प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हरिमोहन सर नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए सब्जेक्ट साइकेट्रिक नर्सिंग का एक और टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मूड डिसऑर्डर। इसमें हम मूड डिसऑर्डर इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसका ICD-11 क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, प्रिविलेंस एंड इंसिडेंस के बारे में जानेंगे एंड टाइप ऑफ मूड डिसऑर्डर पढ़ेंगे। टाइप ऑफ मूड डिसऑर्डर में मैनिया के बारे में समझेंगे, उसकी इटियोलॉजी समझेंगे, पैथोफिजियोलॉजी समझेंगे, साइंस सिम्टम, डायग्नोस्टिक एंड मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम मूड डिसऑर्डर। आइए इंट्रोडक्शन देखते हैं। मूड डिसऑर्डर दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, मूड प्लस डिसऑर्डर। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मूड है क्या। मूड इज ए स्टेट ऑफ फीलिंग। मूड इज ए स्टेट ऑफ फीलिंग मूड is a state of feeling usually temporarily resulting from unknown stimulus। मूड क्या है? मूड एक स्टेट है जो कि फीलिंग है। फीलिंग क्या है? इमोशन। फीलिंग क्या है? फीलिंग या इमोशन है जो यूजुअली टेम्पररी रहती है। रिजल्टिंग किसके? रिजल्टिंग अननोन स्टिमुलेट। कोई स्टिमुलेटर होता है, उसके कोई भी स्टिमुलेटर हो सकता है, उसके परिणाम स्वरूप जो मूड है वो फीलिंग एक क्रिएट करता है। इस स्थिति क्या कहते हैं? मूड कहते हैं। मूड इज ए स्टेट Mood is a state feeling usually temporarily resulting from unknown stimulus। यदि हम मूड डिसऑर्डर की बात करें, मूड डिसऑर्डर इज ए characterized by ऑफ इमोशन या फीलिंग वाई फुल और पार्शियली मैनिक एंड डिप्रेशन। मूड डिसऑर्डर इज ए कैरेक्टराइज्ड बाय ए डिस्टरबेंस ऑफ इमोशन। इमोशन में क्या डिस्टरबेंस हो जाता है? वाई फुली पार्शियली, वो कंप्लीट रूप से हो सकता है या पार्शियल रूप से हो सकता है। जो मैनिक कंडीशन हो सकती है या डिप्रेशन कंडीशन हो सकती है, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है जब मूड डिसऑर्डर होता है। तो इसको क्या कहते हैं? मूड डिसऑर्डर कहते हैं। जो मूड वर्ड है, ये सबसे पहले मूड वर्ड इज रेफर फ्रॉम एंशिएंट इंग्लिश वर्ड मोड विच मीनिंग्स करेज ड्यूरिंग बार युद्ध। एंशिएंट हिस्ट्री के दौरान एंशिएंट इंग्लिश में मूड वर्ड को मोड वर्ड से पिकअप किया गया है, जिसका मतलब होता है युद्ध के दौरान जो उत्साह वर्धन किया जाता है, उत्साह परिवर्तन होता है, उससे वो मतलब होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मूड डिसऑर्डर मूड है वो तीन चीजों पर निर्भर करता है। हमको याद रखने के लिए PAB मूड है, तीन चीजों पर निर्भर करता है। यदि मूड डिसऑर्डर होगा, तीन चीजें होंगी आपकी, थिंकिंग, T फॉर थिंकिंग, A फॉर अफेक्शन
और बी फॉर बिहेवियर। जब भी मूड से संबंधित कोई रिएक्शन क्रिया होगी तो ये सभी चीजें क्या हो जाएंगी, डिस्टर्बेंस हो जाएंगी, एबनॉर्मल हो जाएंगी। इस स्थिति को क्या कहेंगे, हम मूड डिसऑर्डर कहेंगे। यदि हम देखें प्रेवलेंस एंड इंसिडेंस, प्रेवलेंस एंड इंसिडेंस, प्रेवलेंस एंड इंसिडेंस में देखें तो बाइपोलर जो है लाइफ टाइम प्रेवलेंस और बाइपोलर डिसऑर्डर इज 4%। लाइफ टाइम प्रेवलेंस देखें बाइपोलर जो उसका है अप्रोक्सीमेटली, बाइपोलर डिसऑर्डर है वो कितने परसेंट होता है, 4% होता है। और अकॉर्डिंग टू ग्लोबल वर्डन के अनुसार, ग्लोबल वर्डन के अनुसार, ग्लोबल वर्डन के अनुसार क्रूड रेट फॉर डिप्रेसिव बिहेवियर, क्रूड रेट फॉर डिप्रेसिव बिहेवियर इज 3.3%। कितना है, अकॉर्डिंग ग्लोबल वर्डन के अनुसार क्रूड रेट ऑफ डिप्रेसिव बिहेवियर कितना है, 3.3% है। इंडिया में लगभग अप्रोक्सीमेटली 45.7 मिलियन पीपुल है, वो मिलियन पीपुल सफर कर रहे हैं, मिलियन डिप्रेसिव डिसऑर्डर से सफर करते हैं। किससे कर रहे हैं, डिप्रेसिव डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर है यह मेन कॉज है जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर में मॉर्बिडिटी है, मोर्टिलिटी का मेन कॉज क्या है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर इज मेन कॉज ऑफ morbidity and morbidity in India। 6 से 60 यदि हम प्रेवलेंस और इंसिडेंस के बाद यदि देखें तो मूड डिसऑर्डर का जो क्लासिफिकेशन है, मूड डिसऑर्डर का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ICD-11 के अनुसार, क्लासिफिकेशन ऑफ मूड डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर का क्लासिफिकेशन है वो 6 से 60 में किसको रखा गया है, बाइपोलर टाइप फर्स्ट डिसऑर्डर को रखा गया है। और 6 से 61 बाइपोलर टाइप सेकंड डिसऑर्डर को रखा गया है। और 6 से 62 साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर को क्लासिफाई किया गया है। और 6Y के अंदर अदर स्पेसिफिक मूड डिसऑर्डर को क्लासिफाई किया गया है। तो ICD-11 के तहत जो मूड डिसऑर्डर क्लासिफाई किया गया है, बाइपोलर टाइप फर्स्ट डिसऑर्डर जिसको 6 से 60 में रखा गया है, 6 से 61 में बाइपोलर टाइप फर्स्ट सेकंड डिसऑर्डर को रखा गया है, और 6 से 62 में साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर को रखा गया है। यदि हम बात करें बाइपोलर टाइप फर्स्ट, तो इसके अंदर जो एपिसोड होंगे, मूड के जो एपिसोड होंगे वो होंगे 1 और मोर मैनिक होंगे, 1 और मोर मैनिक
और मिक्स डिसऑर्डर। टाइप फर्स्ट में वन और मोर मैनिक या मोर डिसऑर्डर होंगे, मिक्स डिसऑर्डर होंगे। और यदि हम देखें बाइपोलर टाइप सेकंड के अंदर, तो इसके अंदर जो होता है वो टाइप सेकंड के अंदर हाइपोमैनिक वन, हाइपोमैनिक डिसऑर्डर और वन डिप्रेसिव डिसऑर्डर को यदि पेशेंट में मौजूद रहता है, वन या मोर हाइपोमैनिक और वन या मोर डिप्रेसिव डिसऑर्डर यदि पेशेंट के अंदर रहते हैं, तो उसको बाइपोलर टाइप सेकंड में क्लासिफाई किया गया है। और यदि ये डिसऑर्डर मैक्सिमम लंबे समय तक रहते हैं, लॉन्ग पीरियड तक रहते हैं, 2 इयर्स तक, यदि ये लगातार प्रेजेंट रहते हैं पेशेंट में, यदि लगातार पेशेंट प्रेजेंट रहते हैं हाइपोमैनिक और हाइपोमेनिया और डिप्रेसिव डिसऑर्डर के सिम्टम यदि पेशेंट में लगातार रहते हैं, तो उसको साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर में क्लासिफाई किया गया है। यदि हम देखें तो ये तो थे मैनिक से रिलेटेड डिसऑर्डर क्लासिफिकेशन, ये तो था इसका मैनिक से रिलेटेड क्लासिफिकेशन ICD-11 तहत जो मूड डिसऑर्डर क्लासिफिकेशन है। यदि इसी का दूसरा यदि क्लासिफिकेशन देखें हम, इसी का दूसरा क्लासिफिकेशन देखने समझने का प्रयास करें हम, तो डिप्रेसिव डिसऑर्डर के रिलेटेड क्लासिफिकेशन किया गया है। दूसरा उसमें डिप्रेसिव डिसऑर्डर को जो क्लासिफाई किया गया है 6 से 70। पहला क्लासिफिकेशन जिसके अंदर क्या होगा, जिसमें रखा गया सिंगल एपिसोड ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसके अंदर 6 से 70 के अंदर सिंगल एपिसोड ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर को रखा गया है। 6 से 71 के अंदर 6 से 71 के अंदर जो रखा गया है वो है रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। और 6 से 72 के अंदर जो रखा गया है वो, जिसके अंदर रखा गया है डिसथाइमिक डिसऑर्डर। 6 से 73 के अंदर रखा गया है जो मिक्स्ड है, मिक्स्ड डिप्रेसिव एंड एंजाइटी डिसऑर्डर। 73 के अंदर मिक्स्ड डिप्रेसिव एंड एंजाइटी डिसऑर्डर। ये कुछ इसका डिप्रेसिव डिसऑर्डर का ICD-11 के तहत क्लासिफिकेशन किया गया है। और इससे पहले जो क्लासिफिकेशन बताया था मैंने मैनिया से रिलेटेड बताया था। मूड डिसऑर्डर, यदि टाइप ऑफ मूड डिसऑर्डर देखें हम, टाइप ऑफ मूड डिसऑर्डर, इसको दो भागों में, दो प्रकार के मूड डिसऑर्डर प्रेजेंट होते हैं। एक तो मैनिया या कह सकते हैं मैनिक डिसऑर्डर, दूसरा है डिप्रेशन, जिसको कहते हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था मूड डिसऑर्डर 3 चीजों को वो करता है प्रभावित, TAB, थिंकिंग, अफेक्ट एंड बिहेवियर। तो जो मैनिया के अंदर है वो सब ये इंक्रीज हो जाते हैं, थिंकिंग इंक्रीज हो जाएगी, सोचने की समझने की क्रिया इंक्रीज हो जाएगी, उसका अफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा और बिहेवियर, जो बिहेवियर करेगा प्रकट करेगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और डिप्रेसिव के अंदर ये तीनों चीज इंक्रीज हो जाएंगी।
तो थिंकिंग यानी सोचने समझने की जो उसकी क्रिया है वो इंक्रीज हो जाएगी। अफेक्ट यानी सोच समझ के जो अफेक्ट व्यवहार करेगा वो प्रकट करेगा वो उसके। तो मैनिया आपने देखा होगा, यदि कोई आपका रिजल्ट आया है तो खुशी होती है, लेकिन वो खुशी क्या कुछ समय के लिए रहती है, तो उसको हम मैनिया नहीं कह सकते। यदि ये खुशी लंबे समय तक वही ये व्यक्ति व्यवहार करता रहे, कम से कम 1 वीक तक, यदि उसी स्थिति में व्यक्ति रहे, मैनिया में, यूफोरिया में रहे, मैनिया कंडीशन में रहे, उसकी एक्टिव मतलब ज़्यादा वार्तालाप करे या ज़्यादा खुशी जाहिर करे, ज़्यादा उसका व्यवहार बढ़ जाए, उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, तो ये स्थिति होगी मैनिया की। माना कि कोई किसी प्रकार का नुकसान हो गया है किसी व्यक्ति को, तो वो नुकसान होने पर वो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए उदास होगा, डिप्रेशन में जाएगा, लेकिन क्या है कि वो धीरे धीरे उससे बाहर निकल आएगा। यदि वह व्यक्ति लगातार लंबे समय तक उसी के इफेक्ट में रहे, प्रभाव में रहे, तो उस 1 वीक तक, तो वो होगा डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे मैनिया या मैनिक डिसऑर्डर के बारे में। मैनिया या मैनिक डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। मैनिया या एक्यूट मैनिक डिसऑर्डर, मैंने अभी बताया था आपके लिए कि इसमें क्या है कि पेशेंट की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। एक्यूट, यदि इसका इंट्रोडक्शन देखने का प्रयास करें हम, तो एक्यूट मैनिया प्यारे विद्यार्थियों, अब टाइप ऑफ मूड डिसऑर्डर में पहला देखते हैं हम मैनिया। मैनिया को एक्यूट मैनिक डिसऑर्डर भी कहा जाता है। मैंने बताया था कि जो मूड है वो 3 चीजों पर निर्भर करता है, टी, ए और बी। टी बोले थिंकिंग, ए बोले तो अफेक्शन, और बी बोले तो बिहेवियर। तो मैनिक डिसऑर्डर में ये तीनों चीजें क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। पेशेंट की क्या तीनों चीजों में डिस्टर्बेंस हो जाता है, इनकी जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, हाई लेवल पहुंच जाती है। इस स्थिति में क्या होता है, मैनिया होता है। यदि मैनिया को देखें तो एक्यूट मैनिया इज ए फेज ऑफ बाइपोलर टाइप 5 डिसऑर्डर। जो एक्यूट मैनिया है ये क्या है, फेज है, फेज ऑफ बाइपोलर टाइप 1 डिसऑर्डर। टाइप 1 डिसऑर्डर की एक वो है जिसको किसमें रखा गया, क्लासिफिकेशन में गया है 6 से 60 में रखा गया है ICD-11 में। तो ये एक्यूट मैनिया है, इट रेफर ए सिंड्रोम in which the central feature are mood change, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, जो मैनिक एक्यूट मैनिक डिसऑर्डर है ये सिंड्रोम है इन विच, जिसके अंदर जो फीचर्स हैं व्यक्ति के जो सिस्टम है वो क्या करते हैं, मूड को चेंज कर देते। एक तो मूड चेंज होगा एंड क्या करने लग जाएगा, पेशेंट ओवर एक्टिविटी करने लग जाएगा। ओवर एक्टिविटी क्या हो रहा है, मूड चेंज हो रहा है, ओवर एक्टिविटी कर रहा है, एंड जो सेल्फ जो उसके आइडिया है, सेल्फ इम्पोर्टेंसी आइडिया, अपने आप को वो बहुत बड़ा मतलब इम्पोर्टेंस जैसे दिखने लग जाएगा, उसके दिमाग में इस तरह के विचार आने लग जाएंगे कि मैं ही हूं सब कुछ। तो ये स्थिति क्या कहलाएगी, मैनिया कहलाएगी। यदि मैनिया में देखें हम तो फीमेल और मेल में दोनों में सेम कंडीशन होती है, कोई स्पेशल नहीं है स्किन के अंदर कि फीमेल और मैन में
समान रूप से मैनिक डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। तो फीमेल में मैनिक डिसऑर्डर समान रूप से देखने को मिलते हैं। यदि लाइफ टाइम रिस्क ऑफ मैनिक डिसऑर्डर is about 0.8 to 1%, मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं कि मैनिक डिसऑर्डर होने के। यदि अब इसके बाद यदि हम इसका ईटियोलॉजी देखने का प्रयास करें तो क्या इसके कारण है, कॉजेज देखने का प्रयास करें तो ईटियोलॉजी ऑफ मैनिक डिसऑर्डर, ईटियोलॉजी ऑफ मैनिक डिसऑर्डर। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है न्यूरोकेमिकल। सबसे पहला कॉज है जो इसका वो है न्यूरोकेमिकल। इटियोलॉजी ऑफ मैनिक डिसऑर्डर में पहला कॉजेज है इसका न्यूरोकेमिकल। न्यूरोकेमिकल वो क्या कौन कौन से होते हैं? सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन ये क्या करते हैं? ये अफेक्ट करते हैं किसको? मूड को क्या करते हैं? ये अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से? सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। तो मैनिक एपिसोड में क्या होगा? जो नॉरएपिनेफ्रिन है, मैनिक एपिसोड जब आएगा, इन मैनिक एपिसोड नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन, मैनिक नॉरएपिनेफ्रिन एंड ये क्या, इनका लेवल क्या हो जाएगा? लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अगला पॉइंट है न्यूरोकेमिकल। न्यूरोकेमिकल में क्या होता है? जो सेरोटोनिन होता है न्यूरोट्रांसमीटर एंड नॉरएपिनेफ्रिन होता है, वो क्या करते हैं? मूड को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। तो मैनिक जो एपिसोड होते हैं उनके अंदर नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन का लेवल क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। एंड इम्बैलेंस बिटवीन नॉरएपिनेफ्रिन एंड एंटीकोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर और डिक्रीज लेवल ऑफ सेरोटोनिन। ये पहला कॉज था न्यूरोकेमिकल। दूसरा कॉज है जेनेटिक डिसऑर्डर। दूसरा जो कॉज है इसका जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर में ये जो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन है उनके अनुसार 80 से 90% चांसेस होते हैं, 80 से 90% चांसेस होते हैं बाइपोलर टाइप फर्स्ट डिसऑर्डर के। जेनेटिक डिसऑर्डर के अनुसार यदि किसी के पैतृक में या पूर्वज में यदि बाइपोलर टाइप फर्स्ट डिसऑर्डर मिला है तो 80 से 90% चांसेस रहेंगे कि उनकी जो आने वाली संतति है जो उनमें क्या है कि ये बाइपोलर टाइप फर्स्ट डिसऑर्डर देखने को मिल सकता है। कुछ चीजें होती हैं जिनमें क्या है कि यदि किसी की फैमिली हिस्ट्री है, यदि किसी की फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर, यदि किसी की फैमिली हिस्ट्री है जिसमें डिप्रेसिव डिसऑर्डर देखने को मिल रहे हैं तो भी एक चांसेस बन जाते हैं कि ये हो सकते हैं। और यदि किसी की फैमिली हिस्ट्री में यदि किसी की पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री आ रही है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ सीजोफ्रेनिया, किसी की फैमिली में यदि किसी को सीजोफ्रेनिया हो तो जेनेटिक कॉज के अनुसार जेनेटिक
कॉज के अनुसार उसको एक संभावना बन जाती है कि जो ये है मैनिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। और जो है यदि किसी को फैमिली मेंबर को यदि बाइपोलर डिसऑर्डर है तो भी एक संभावना बन जाती है कि उनको परिवार में ये डिसऑर्डर होने की संभावना रहती है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, यदि कोई मोनोजाइगोटिक ट्विंस है तो भी संभावना बन जाती है कि मतलब एक दोनों में ये मानिक डिसऑर्डर देखने को मिल सकता है। ये दूसरा कॉज था जेनेटिक डिसऑर्डर का। यदि हम तीसरा कॉज देखें साइकोडायनेमिक थ्योरी, तीसरा जो है इसका पॉइंट इटियोलॉजी में ही तीसरा कॉज है साइकोडायनेमिक थ्योरी। साइकोडायनेमिक थ्योरी, इसके अनुसार यदि किसी पेशेंट को बचपन में यदि उसके साथ किसी तरह का प्रेशर दिया गया है, किसी तरह का स्ट्रेस उसको मिला है, तो एक कॉजेज बन सकता है कि उसमें मैनिक डिसऑर्डर हो सकता है। चौथा है एनवायरमेंटल फैक्टर। इसके अनुसार यदि किसी के मतलब परिवार में साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर, यदि किसी को जो एनवायरमेंट फैक्टर में जो साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेस है, साइकोसोशियल, यदि किसी को सोसाइटी से यदि साइकोसोशियल यदि किसी पेशेंट को स्ट्रेस मिल रहा है, स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा है, तो ये संभावना बन जाती है कि पेशेंट को मैनिक डिसऑर्डर हो सकता है। ये कुछ 4 पॉइंट थे जिनके कारण ये एटियोलॉजी मैनिक डिसऑर्डर की एटियोलॉजी थी या कॉजेज थे। पहला था न्यूरोकेमिकल, दूसरा था जेनेटिक, तीसरा है साइकोडायनेमिक थ्योरी और चौथा है एनवायरमेंटल फैक्टर। अब देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मैनिया। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मैनिया। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मैनिया। हालांकि अब तक के रिसर्च के अनुसार इसका जो एग्जैक्ट कॉजेज है वो अननोन है, कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं पता चला है। लेकिन जो यदि किसी पेशेंट की यदि सीटी स्कैन या एमआरआई ब्रेन की करवाई जाए, सीटी स्कैन या एमआरआई और ब्रेन करवाई जाए, तो देखने को मिला है या फिर और एग्जामिनेशन करवाया जाए तो देखने को मिला है जो ब्रेन का एमआरआई डाला प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स एंड बेसल गैंग्लिया और हिप्पोकैम्पस, जो मैनिया केसेज है इनमें क्या है कि इनमें डिस्टर्बेंस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल में डिस्टर्बेंस देखने को मिला है। इसमें जो स्ट्रक्चर है उसमें डिस्टर्बेंस देखने को मिला है। तो जो मैनिया केसेज हैं उनमें क्या होगा, जो एमाइड डाला ब्रेन के जो है वो क्या है, हाइपर एक्टिव। मैनिया केस में क्या मिला उसको, वो क्या मिला है, हाइपर एक्टिव मिला है। जबकि हिप्पोकैम्पस है ये क्या है, लेस एक्टिव मिला है या हाइपो एक्टिव मिला है। यदि किसी पेशेंट में अमाइगडाला हाइपर एक्टिव है तो ये मैनिया कंडीशन हो सकती है। और हिप्पोकैम्पस क्या मिलेगा, हाइपो एक्टिव है तो पेशेंट को मैनिया एक कॉजेज हो सकता है। तो ये इसकी कुछ पैथोफिजियोलॉजी थी। यदि हम इसके साइन सिम्टम देखें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे पेशेंटों में जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा एलिवेशन, एक्सपेंसिव एंड इनिशिएट मोड। एलिवेशन, एक्सपेंसिव एंड इरिटेबल मोड।
इरिटेबल मूड, एलिवेशन, एक्सपेंसिव एंड इरिटेबल मूड। यदि एलिवेटेड मूड देखें हम, पहला है एलिवेटेड मूड। जो एलिवेटेड मूड है वो मेनली 4 भागों में क्लासिफाई किया गया है। स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड और स्टेज फोर्थ। एलिवेशन मूड की जो मैनिया की जो एलिवेशन मूड की कंडीशन है वो 4 भागों में क्लासिफाई किया गया उसको। यदि हम देखें तो स्टेज फर्स्ट है उसको कहा जाता है यूफोरिया। इसमें क्या करेगा पेशेंट, क्या करेगा, वेलबींग फील करेगा अपने आप में, और उसकी जो सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग है वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएगी। साइकोलॉजिकल सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यूफोरिया में रहेगा पेशेंट स्टेज फर्स्ट में। जो दूसरा है स्टेज सेकंड, इसको कहा जाता है एलेशन। क्या कहा जाता है इसको, एलेशन। इसको कहा जाता है एलेशन। इसमें पेशेंट की जो सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग है वो इंक्रीज रहेगी। साइकोलॉजिकल वेलबींग इंक्रीज रहने के साथ साथ उसकी जो साइकोमोटर एक्टिविटी है वो भी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। साइकोमोटर एक्टिविटी क्या हो जाएंगी, उसकी इंक्रीज हो जाएंगी। एंड साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज। और जो स्टेज थर्ड है, मैनिया का स्टेज थर्ड है, इसके अंदर इसको कहते हैं हम एक्सल्टेशन। क्या कहेंगे इसको, एक्सल्टेशन। इसको कहा जाता है एक्सल्टेशन। इसमें पेशेंट की साइकोलॉजिकल वेलबींग इंक्रीज रहेगी, उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएंगी। इसके साथ साथ उसको डिलूजन इसमें जो एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, डिलूजन ऑफ ग्रांडुअर। इन सब के साथ साथ उसकी साइकोलॉजिकल वेलबींग इंक्रीज रह जाएगी और साइकोमोटर एक्टिविटी इंक्रीज होने के साथ साथ जो एक्सल्टेशन है स्टेज थर्ड में है वो डिलूजन ऑफ ग्रांडुअर के अनुसार पेशेंट अपने आप को अहम की भावना आ जाएगी कि वो अपने आप को एक तरह से आईएएस अपने आप को ये समझेगा कि मैं ही संसद हूँ, मैं ही विधानसभा हूँ, मैं ही प्रधानमंत्री हूँ, मैं ही मुख्यमंत्री हूँ या मैं ही मुखिया हूँ। वो अपने आप में ईगो की भावना, एक तरह से अहम की भावना उसके अंदर डेवलप हो जाएगी, जिससे कहा जाता है डिलूजन ऑफ ग्रांडुअर। और जो स्टेज फोर्थ है उसको कहा जाता है एक्सटेसी। एक्सटेसी कहा जाता है। इसके अंदर जो साइकोमोटर एक्टिविटी है वो सीवियर एलिवेशन में रहेंगी एंड उसका जो सेंस ऑफ वेलबींग है वो क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा और वो स्टूपर कंडीशन पहुंच जाएगा। स्टूपर मैनिया कंडीशन पहुंच जाएगा, इसमें स्टूपर मैनिया की कंडीशन पहुंच जाएगा और साइकोलॉजिकल सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल क्या हो जाएगा, उसका साइकोलॉजिकल रप्चर हो जाएगा, अर्थात उसको यूफोरिया कंडीशन फील नहीं होगी, वो और ये अलग कंडीशन पहुंच जाएगा। और इसके साथ साथ पेशेंट में डिलेरियम की कंडीशन देखने को मिलेगी। ये होता है एक्सटेसी या स्टेज 4। इस तरह जो एलिवेटेड मूड को 4 भागों में क्लासिफाई किया गया है, यूफोरिया, एलेशन, एक्सल्टेशन, एक्सटेसी। यूफोरिया में सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाएंगी, बाकी सब नॉर्मल रहेंगे। साइकोलॉजिकल वेलबींग फील करेगा पेशेंट, उसकी एक्टिविटी सब नॉर्मल रहेंगी। लेकिन एलेशन के स्टेज सेकंड के अंदर उसको साइकोलॉजिकल वेलबींग इंक्रीज होने के साथ साथ उसकी जो है साइकोमोटर एक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी।
एक्सल्टेशन के अंदर इंक्रीज इन साइकोलॉजिकल वेलबींग के साथ साथ उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। इसके साथ साथ वो डिलूजन और ग्रांडोर की कंडीशन पहुंच जाएगा, जिसमें अपने आप को ईगो सब कुछ मानने लगेगा। और एक्सटेसी के अंदर पेशेंट को कुछ भी पता नहीं रहेगा, वो मैनिया कंडीशन में रहेगा, स्टूपर करेगा, बिहेवियर उसका स्टूपर रहेगा, रप्चर उसका सेंसेशन रप्चर रहेंगे, किसी प्रकार के सेंसेशन नहीं रहेंगे, एंड डिलेरियम की कंडीशन रहेगी। ये उसमें देखने को मिलेंगे। और यदि हम क्लिनिकल ये हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ये तो था एलिवेशन एंड एक्सपेंसिव इरिटेबल मूड के बारे में। अब बात करते हैं साइकोमोटर एक्टिविटी। साइकोमोटर एक्टिविटी में देखें, दूसरा पॉइंट है साइकोमोटर एक्टिविटी में, ये फर्स्ट था। दूसरा है साइकोमोटर एक्टिविटी। साइकोमोटर एक्टिविटी में क्या होगा, फ्लाइट ऑफ आइडिया, उसको पेशेंट को लग जाएंगे, फ्लाइट ऑफ आइडिया, फ्लाइट ऑफ आइडिया देखने को मिलेंगे आपको। एंड प्रेशर ऑफ स्पीच, वो अपनी जो स्पीच है उस पर जोर देने लगेगा कि मतलब मेरी सुनिए आप, इस तरह की मतलब हरकत करने लगेगा, प्रेशर ऑफ स्पीच बढ़ जाएगी उसकी। क्लंग एसोसिएशन, क्लंग एसोसिएशन में क्या है कि पेशेंट क्या है कि जो शब्दों को वर्ड को ध्वनि के अनुसार जोड़ने लगेगा, जैसे मोर है, शोर है, इन सबको वो एक तरह से ही एक मतलब वो समझ लगेगा कि ये मतलब सब शब्द एक जैसे ही है। तो क्लंग एसोसिएशन कंडीशन हो जाएगी पेशेंट के अंदर। एंड ग्रांडियोज डिलूजन, ये देखने को मिलेगा पेशेंट में। ग्रांडियो डिल्यूजन का मतलब होता है कि पेशेंट अपने आप को एक तरह से जो सर्वोत्तम पद होता है, पोस्टिंग पर होती है, तो उसके अनुसार वो समझने लग जाएगा अपने आप को, या मैं ही MLA हूँ, मैं ही MP हूँ, या मैं ही संसद हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं राष्ट्रपति, इस तरह के भाव उसको व्यक्ति शो करने लग जाएगा, जबकि एक्चुअलिटी सेट कर। जो तीसरा है उसमें है डिस्ट्रैक्टिविटी, एबिलिटी, जो उसकी एबिलिटी है, उसकी क्षमता है, उससे दूर मतलब रह के बात करेगा, डिस्ट्रैक्टिविटी देखने को मिलेगी आपको। और इसके ऐसे पेशेंटों में जो आपको है हाई रिस्क एक्टिविटी देखने को मिलेंगी, हाई रिस्क एक्टिविटी देखने को मिलेंगी, जैसे रेस ड्राइविंग देखने को मिलेगी आपके लिए। एंड पुलिस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, देखने को मिलेगा। हाई रिस्क एक्टिविटी देखने को मिलेगी ऐसे पेशेंटों में, ये साइन देखने को मिल सकते हैं। आप हाइपर सेक्सुअल एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। यदि हम और बात करें इसी में, तो ऐसे पेशेंटों में जो है इंसोम्निया की कंडीशन देखने को मिल सकती है, क्योंकि उनकी एक्टिविटी बढ़ जाएंगी तो ऐसे पेशेंटों को नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया कंडीशन देखने को मिलेगी। या फिर उनको क्या कह सकते हैं इसको, लॉस ऑफ एपेटाइटिस एनारोक्सिया, जो उनका है डिक्रीज फूड इनटेक कह सकते हैं अपन, डिक्रीज फूड इनटेक, वो डिक्रीज हो जाएगा। हम लोग भोजन कम करने लग जाएंगे ऐसे लोग, है ना। और उनका जो डिक्रीज हो जाएगा लेवल ऑफ अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, ऐसे पेशेंटों का लेवल अटेंशन और कंसंट्रेशन का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जो मैनी कंडीशन रहेंगी वो लेवल अपने आप को अटेंशन में नहीं रख पाएंगे। एंड ऐसे पेशेंटों का जो है इंसाइट वो है एब्सेंट हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ इंसाइट लेवल है उनका एब्सेंट है। उनका बिहेवियर देखें तो हम इम्पल्सिव बिहेवियर होगा, इम्पल्सिव एंड एग्रेसिव बिहेवियर हो जाएगा, एग्रेसिव। ये कुछ साइन सिम्टम थे जो थे मैनिया के साइन सिम्टम थे। यदि हम बात करें इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के बारे में, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखें हम,
डायग्नोस्टिक इवाल्यूएशन। तो पेशेंट के एमएससी एग्जामिनेशन करेंगे, उसकी फैमिली हिस्ट्री पुट अप करेंगे, पर्सनल हिस्ट्री लेंगे, सीटी स्कैन करवा सकते हैं पेशेंटों की, और एमआरआई करवा सकते हैं। ये कुछ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, सीबीसी करवा सकते हैं। ये कुछ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जिनके आधार पर हम उनका पता लगा सकते हैं। मेनली तो उसकी फैमिली हिस्ट्री या पर्सनल हिस्ट्री के माध्यम से इसका डायग्नोस किया जा सकता है। इसके आधार पर हम पेशेंट का डायग्नोस कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ मैनिया। मैनेजमेंट, यदि मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट होता है वो 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो साइको फार्माकोलॉजी के तहत, पहला है साइको फार्माकोलॉजी। साइको फार्माकोलॉजी में पेशेंट को 3 प्रकार की ड्रग्स प्रोवाइड की जाती हैं। मूड स्टेबलाइजर ड्रग्स, मूड को स्टेबल करने वाले ड्रग्स, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, और तीसरा है मूड स्टेबलाइजर ड्रग्स में तो लिथियम जो ड्रग्स है इसमें दी जाती है, लिथियम ड्रग्स, जिसकी क्वांटिटी रहेगी 900 से 2100 mg पर डे। दूसरी इसमें देखें कार्बामेजिपाइन। लिथियम के साथ साथ कार्बामेजिपाइन ड्रग्स को भी यूज कर सकते हैं हम। वो उसकी डोज रहेगी 600 mg से 1800 mg पर डे, 600 mg से 1800 mg पर डे। सोडियम वेलप्रोइड दे सकते हैं ड्रग्स, सोडियम वेलप्रोइड ड्रग्स दी जा सकती है। जिस ड्रग्स की जो डोजेज मात्रा रहेगी वो बॉडी में रहेगी 600 से 2600 mg पर डे। 600 mg से लेकर 2600 mg तक ये डोज दी जा सकती है पर डे। और जो एक और ड्रग्स इसमें दी जा सकती है वो है, एक और ड्रग्स में दी जा सकती है, उसका नाम है लेमोट्राइजिन जो ड्रग्स है इसकी डोज की मात्रा रहेगी वो 25 से 200 mg पर डे। यदि हम एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की बात करें, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में जो यदि एंटीसाइकोटिक ड्रग्स में देखें तो ओलेंजेपाइन और रेस्पाइडोन ड्रग्स। यदि अदर ड्रग्स में देखें कैल्शियम चैनल ब्रोकर, लोराज़ेपाम, क्लोनाज़ेपाम, ये ड्रग्स कुछ दी जा सकती है पेशेंट के लिए। साइको फार्माकोलॉजी के साथ साथ पेशेंट को जो दूसरा नंबर है इसके ड्रग्स के साथ साथ पेशेंट को क्या दी जाती है, ईसीटी इलेक्ट्रोकन्वल्सन थेरापी प्रोवाइड की जाती है। इसके साथ साथ पेशेंट को जो है साइको सोशल इंटरवेंशन, तीसरा है साइको सोशल इंटरवेंशन में उसको फैमिली एजुकेशन दी जाती है, साइको एजुकेशन दी जाती है, बिहेवियरल थेरापी प्रोवाइड की जाती है। इस तरह के कुछ मैनेजमेंट है, इसके आधार पर हम मेनिया के पेशेंट का मैनेजमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों आपको यह मेनिया का अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, आपके दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। आज के लिए वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।